हेलो एंड वेलकम टू लॉटरी, जहां हम आपको एग्जाम रेडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में नोट्स प्रोवाइड करते हैं। और आज से हम चालू करने वाले हैं हमारा ब्रांड न्यू सीरीज ऑन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1। दिस इज योर लेक्चर 1 ऑन द टॉपिक्स अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके लिए हमको आज के लेक्चर का पैटर्न समझना पड़ेगा। हम आज के लेक्चर में 2 लाइनर क्वेश्चंस कवर करेंगे और 2 शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे। अब इन 2 लाइनर्स में हम अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझेंगे और शॉर्ट नोट्स में हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस या तो आपके एज अ 1 लाइनर 2 लाइनर में भी आ सकते हैं या फिर किसी लॉन्ग आंसर की लॉन्ग क्वेश्चन में क्लब करके भी आ सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है एज अ शॉर्ट नोट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारे आज का लेक्चर रहेगा। सो लेट्स बिगिन, स्टार्टिंग विद आवर 2 लाइनर क्वेश्चंस। व्हाट इज एन अग्रीमेंट? देखिए, अग्रीमेंट इस क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले आप सेक्शन मेंशन करेंगे। दैट एन अग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E। आपको इसके लिए एक तो करेक्ट सेक्शन लिखना है। ओके, अगर आप गलत सेक्शन लिखते हैं, अगर आप गलत सेक्शन लिखते हैं, ओके, इफ यू कोट रॉन्ग सेक्शन और यू कोट नो सेक्शन, तो आपको 0 अंडा मिलेगा। ओके, तो सेक्शन, क्योंकि ये बेसिक है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखिए यहाँ पे 2E आ रहे हैं और ये भी E है। ऐसे थोड़ा सा दिमाग में विजुअलाइजेशन करके याद रखिएगा। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एज पर सेक्शन 2E एंड देन पुट कॉमा, as per section 2E or an agreement under section 2E, every promise formed with mutual consideration। ओके, हर वो प्रॉमिस जो कि म्यूचुअल कंसिडरेशन से फॉर्म हुआ है वो अग्रीमेंट है। तो प्रॉमिस को और क्या कह सकते हैं? प्रॉमिस इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। प्रॉमिस इज ऑल्सो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक ने ऑफर दिया, सामने वाले ने एब्सोल्यूट 100% उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तो वो अग्रीमेंट हो जाता है। सो दिस इज योर फॉर्मूला। प्लीज डू नॉट क्रैम एनीथिंग। लॉ इज लॉजिक, तो समझने की कोशिश किया करिए या फिर उसके शॉर्टकट्स अपना लिया करिए। जरूरी नहीं है हमको सब कुछ ही रटने की जरूरत है। रटना इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट जरूरी नहीं है सब कुछ रटा जाए। तो अग्रीमेंट सिंपल, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, अग्रीमेंट आपका हो जाएगा। सो 2 याद करिए, ये फॉर्मूला याद करिए। आई थिंक एग्जाम पर्पसेस अगर आप इतना लिख के आ रहे हैं तो ये शॉर्ट आपको मार्क्स दिलवाएगा। सो सेक्शन क्या है और फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, ए ने बी को ऑफर किया कि 200 रुपए में तुम मेरी बुक्स ले लो, खरीद लो। ओके, ए ऑफर्स टू सेल हिज बुक्स टू बी फॉर 200 रुपीज एंड बी अग्रीड। अब इसके अंदर देखिए, ए के लिए क्या कंसिडरेशन है? ये 200 रुपए। और बी के लिए क्या कंसिडरेशन है? ये किताबें। तो दिस इज अ म्यूचुअल कंसिडरेशन कि दोनों पार्टीज के लिए एक दूसरे के लिए कुछ कंसिडरेशन है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। Define contract. So contract is defined under section 2H. Again, you can also write as per section 2H. Contract means an agreement enforceable by law. अब 4 words की आपकी definition है। Agreement enforceable by law. Now agreement से ये समझिए कि contract का जो foundation है ना, वो agreement ही है। इसीलिए हमको agreement भी समझने की जरूरत होती है। So agreement जो कि law के द्वारा enforce किया गया जा सके, ओके, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सके, जिसको लेकर आप कोर्ट जा सके। ओके, इन्फोर्सिबल बाय लॉ का मतलब जिसको लेकर आप कोर्ट में जा सके, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये इन्फोर्सिबल कैसे होगा? जब आपका सेक्शन 10 की जो कंडीशंस है वो मीट हो जाएंगी। ओनली दोज अग्रीमेंट्स व्हिच फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10 बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, माइंड इट। ओके, तो ये सेक्शन 10 डिटेल में इसके सारे एसेंशियल्स, कंडीशंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पर इस लेक्चर में आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट से फॉर्म होता है, तो अग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। इसका फॉर्मूला क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, सेक्शन 10। अग्रीमेंट क्या है? ये हमारा ऊपर से आप देख सकते हैं। तो इसको ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी एज पर सेक्शन 10 इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो ये आपके 2 शॉर्ट नोट्स हैं। ऐसा लिख के आएंगे, बिलीव मी यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स। नाउ कमिंग टू आवर शॉर्ट नोट्स।
Coming to our short notes. What is the difference between agreement and contract? अब ये जो क्वेश्चन है, बिलीव मी, अगर आप लोग को बहुत क्लैरिटी होगी तभी आप लिख पाएंगे। पूरे 5 ईयर 3 ईयर लॉ कोर्स करने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक कि जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपसे यही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है? तो अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है सिर्फ सेक्शन 10 का, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। ओके? एन अग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप इस आंसर को स्टार्ट कैसे करेंगे? फर्स्ट राइट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये शॉर्ट नोट है तो इंट्रोडक्शन भी ब्रीफ लिखिएगा। क्या लिखेंगे? अग्रीमेंट इज अ बेस एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और एन अग्रीमेंट इज अ फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अब प्लीज ये आप इनका ध्यान रखें, है ना, गलत ग्रामर ना लिख के आए। एन अग्रीमेंट इज अ बेस एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके अंदर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, बट नॉट एवरी अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। ये लाइन लिख देंगे और लिखेंगे कमेंट, कमेंट, या फिर लिख देंगे एक्सप्लेन। ये आपके एज अ शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। अब देखिए, सो दिस इज योर अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट है, एंड दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसा ही क्यों बोल रहा है? समझ में आ रहा है आपको ऐसा ही क्यों बोल रहा है? क्योंकि अग्रीमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है लीगल अग्रीमेंट, मतलब जिसको आप कोर्ट में ले जाके आप चैलेंज कर सकते हैं। ओके? और एक होता है सोशल अग्रीमेंट। सोशल अग्रीमेंट, अब सोशल अग्रीमेंट क्या है? अगर मेरी पार्टी, अगर मेरी बर्थडे है, ठीक है, और आप कहते हैं मैम ट्रीट, मैम प्लीज ट्रीट दीजिए। मैं कहा ओके ओके जाइए आप, चलो सब पिज्जा हट चलो, पिज्जा हट चलो, एंड आप पिज्जा हट पहुंच जाते हो। मैं कहा तुम ऑर्डर कर लो, मैं आती हूँ, फिर मैं पेमेंट कर दूंगी। अब आप जाते हो, आप ऑर्डर कर देते हो, आप खा भी लेते हो। देन जब पेमेंट की बात आती है तब मैं टर्न अप ही नहीं होती। मैं कहती हूँ यार सॉरी मैं तो नहीं आ पा रही, मेरी क्लास आ गई है। नाउ व्हाट विल यू डू? क्या आप उसको लेके आप कोर्ट चले जाएंगे? आप बोलेंगे कि मैम ने हमको बिट्रे किया? नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में एक सोशल अरेंजमेंट था। दिस मीन्स वी नेवर हैड दिस इंटेंशन टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। लीगल रिलेशनशिप में एंटर करने का हमारा इंटेंशन होना चाहिए। तो इंटेंशन मेक्स एन अग्रीमेंट, ईदर इट्स अ लीगल और इट्स सोशल। ओके? डोमेस्टिक और इस टाइप के जो सोशल अरेंजमेंट्स होते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें जो होती है, वो सोशल अग्रीमेंट कहलाते हैं, और वो कोर्ट में ले जाने योग्य नहीं होते हैं। या फिर देखा जाता है कि जब आपने अग्रीमेंट फॉर्म किया था तब उस टाइम पे आपका इंटेंशन क्या था। तो सिर्फ लीगल, जो लीगल अग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं अंडर सेक्शन 10, वो ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। बाकी के सारे अग्रीमेंट, वो सोशल अग्रीमेंट भी हैं, वो आपका ये वाले पार्ट में फॉल करता है, और वो सिर्फ अग्रीमेंट ही बन के रह जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। एनीवेज, तो अब हम आते हैं मेजर डिफरेंस पे। डिफरेंस में आप पहले लिखेंगे किस बेसिस पे आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में, देन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट बेसिस होगा हमारा डेफिनेशन। ये हम ऑलरेडी हमारे ऊपर के 2 आंसर्स में कर चुके हैं, जिसमें आप सेक्शन लिखेंगे एंड यू गिव अ आइडिया और राइट व्हाट यू नो अबाउट अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज डू लर्न ऊपर वाले 2 आंसर्स, क्योंकि वो बार-बार पूछे जाते हैं। अब इसका लीगल स्टेटस क्या है? लीगल स्टेटस क्या है? लीगल इन्फोर्सेबल है या नहीं है? तो अग्रीमेंट मे और मे नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल। अब मे और मे नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल का मतलब क्या होता है? भाई देखिए, मे लीगली इन्फोर्सेबल मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनने योग्य है। मे नॉट लीगली इन्फोर्सेबल मतलब वो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट बनने योग्य नहीं, जैसे सोशल अग्रीमेंट हुए। ओके? मे नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल। और कॉन्ट्रैक्ट विल ऑलवेज बी लीगली इन्फोर्सेबल, क्योंकि अग्रीमेंट के साथ जब हम सेक्शन 10 जोड़ देते हैं, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है, तभी ओके, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसेंशियल्स में आप जो हमने 2 फॉर्मूलाज किए, वो दोनों फॉर्मूलाज लिख दीजिए। एंड स्कोप में सी, अग्रीमेंट हैज अ वाइडर स्कोप एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज अ नैरो स्कोप। इससे इस पाई चार्ट से आपको समझ में आ ही गया होगा कि अग्रीमेंट हमेशा वाइडर है और कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है, क्योंकि वो सिर्फ लीगली इन्फोर्सेबल अग्रीमेंट्स को ही कवर करता है। अब आपको समझ में आया कुछ कि कहाँ पे हम अग्रीमेंट यूज करते हैं और कहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं? प्लीज बहुत सोच समझ के इन दोनों को वर्ड्स को यूज करिएगा, क्योंकि आप अब एक लॉ स्टूडेंट हैं, राइट? And last में you can write an example, write any simple example or conclusion.
और कंक्लूजन में आप 1 लाइन 2 लाइन लिख के कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ योर दिस इज़ योर बिल्कुल बेसिक सा शॉर्ट नोट। और अगर आप इस तरह से लिखते हैं, बिलीव मी यू विल फेच वेरी वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये क्लैरिटी आप अपने दिमाग में रखना कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। अगर स्टूडेंट के दिमाग में क्लैरिटी होती है तभी टीचर्स मार्क्स देता है, क्योंकि टीचर को भी दिखता है कि स्टूडेंट्स को आता है वो क्या लिखने वाला है। ओके, सो आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज different types of contract based on enforceability and formation। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना आपके जनरली 3 टाइप्स में हमारे सारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर हो जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा है, एनफोर्सेबिलिटी और फॉर्मेशन के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पूछे, तो इसमें हम वो कवर करेंगे। लास्ट में मैं आपको बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बारे में भी आइडिया दे दूंगी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है। तो पर सबसे लॉन्ग लास्टिंग है, एंड तक आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना ही पड़ता है। अब आप अगर कल को जमीन खरीदोगे, कुछ करोगे या मॉर्टगेज पे दोगे, बैंक जाओगे, तो वहां पर हमको ये सब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना, अग्रीमेंट्स पढ़ना, ये सब आना चाहिए। रजिस्ट्री, सेल डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट से ही आते हैं। तो इसलिए बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ समझ पढ़ना, और बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम इस आंसर को कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस करिए आप बहुत ही बेसिक से कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, और इसमें आप 3 मेन कैटेगरीज भी लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताई। Then you elaborate only enforceability and formation as per the requirement of the question, और परफॉर्मेंस आप मत बताइए। बट इसके अंदर स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इन्फोर्सेबिलिटी, बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, वो बाइंडिंग होता है या नहीं होता है, ये आप बताइए। फिर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ये कैसे फॉर्म होगा, वर्ड्स के थ्रू फॉर्म होगा, कंडक्ट के थ्रू फॉर्म होगा, कैसे फॉर्म होगा। एंड देन यू कम ऑन द मेन आंसर based on enforceability and based on formation. So it has 5 types of contract, and based on formation has 3 types of contracts. Okay. Based on enforceability में देखिए क्या आएगा आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिसने सारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फुलफिल कर लिए, दैट इज 100% कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड है ये। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो वॉइड है वो शुरू से ही अनएनफोर्सेबल है, उसको इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी इलीगल एक्ट, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू दैट लेट्स स्मगल गुड्स, राइट, दैट्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो इन्फोर्स करने योग्य ही नहीं है, दैट इज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझिए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो पहले तो वैलिड होता है, पर बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं या कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो उनको वॉइडेबल बना देता है, जो उसको वॉइडेबल बना देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू ट्रांसफर ऑल योर प्रॉपर्टी ऑन माई नेम, अभी फटाफट अपनी सेल डीड रजिस्ट्री पे साइन करो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुमको मार्क्स नहीं दूंगी। ओके, और तुम साइन कर देते हो, डरते डरते कांपते कांपते हाथों से उस पर साइन कर देते हो। अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है अपने में, तो दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बट इफ यू गो टू कोर्ट एंड यू आर एबल टू प्रूव दैट मैम ने जोर जबरदस्ती से ब्लैकमेल करके मुझसे साइन कराया, देन इट विल बिकम अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्जन। कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्जन, ये सब हम आगे अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। अब प्लीज ये जो वर्ड्स है ना, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। ये सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही नहीं, आपके बाकी लॉज में भी काम आएंगे। तो इनका डिफरेंस, इन वर्ड्स को समझ लीजिएगा ये क्या होते हैं। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इन्फोर्सेबल ही नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं है। जैसे पार्टीज के सिग्नेचर्स नहीं है, विटनेस के अटेस्टेशंस नहीं है, स्टैंप नहीं है उनपे, प्रॉपर फोटोग्राफ ही नहीं है पार्टीज की, तो वो अनएनफोर्सेबल है, क्योंकि वो डिफेक्ट में है, वो टेक्निकल डिफेक्ट्स है उसमें। और लास्ट में है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इलीगल है उसका, या तो वो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है या अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। सो जैसे आई कैन नॉट गिव, सुपारी देते हैं ना किसी के मर्डर की सुपारी, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ही है, राइट, तो वो वॉइड है। नाउ बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, तो 3 तरह से आपका 3 तरह के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ भाई, एक्सप्रेसली शब्दों के द्वारा
क्लियरली टर्म्स कन्वे किए जा रहे हैं, सो बाय वर्ड्स। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बाय वर्ड, इट मे बी बाय ओरल और बाय रिटन। नॉट व्हाट आर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस से बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड, जैसे मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ सपोज, तो ये इम्प्लाइड है कि मेरे को टिकट तो खरीदना पड़ेगा, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। और थर्ड टाइप का है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट ना। क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ, इट सीम्स टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट एक्चुअली इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत आपके क्लियर टर्म्स में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर बैंक ने आपके अकाउंट में मिस्टेकनली कुछ पैसे डाल दिए, सपोज आपके अकाउंट में बैंक ने 1 करोड़ रुपए डाल दिए, आप तो खुश हो गए यार, ठीक है, पर उसको खर्च मत कर देना गलती से भी, क्योंकि वो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है और क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आप अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं हो सकता आपका, मुफ्त में मजे नहीं कर सकते आप, तो वो जो पैसा है वो आपको बैंक को वापस रिटर्न करना पड़ेगा। फाइन, सो दीज क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, ओके, इवन विदाउट एन अग्रीमेंट। अब आप दोनों का अग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, तो पर ये अनजस्ट इनरिचमेंट से रोकता है और ये कवर होता है हमारे सेक्शन 68 से 72 के बीच में। ओके, ये हम डिटेल में करेंगे। इसमें अगर आप एक केस लॉ ऐड कर देते हैं, तब तो भाई बात ही बहुत बढ़िया हो जाएगी, फिर तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। 5 मार्क्स का है तो 4 साढ़े 4 तो मिल ही जाएंगे। अगर मैम बहुत ही अच्छी हुई मेरी तरह तो 5 भी दे सकती है। तो केस लॉ आप लैंडमार्क जजमेंट लिखिए, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। और इस केस लॉ को लिखने का तरीका क्या है? सिंपली 1-2 लाइन के फैक्ट्स लिखिए और फिर हेड लिखिए। इस केस में क्या हुआ था, एक माइनर ने पैसे बोरो कर लिए थे मॉर्गेज डीड साइन करके, ओके, मॉर्गेज डीड साइन करके और बोरो कर लिए थे पैसे। अब कोर्ट में जब ये केस गया तो कोर्ट ने बोला कि अरे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो वॉइड एब इनिशियो है, दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, क्योंकि एक माइनर कंपिटेंट ही नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एज पर सेक्शन 11, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का एज पर सेक्शन 11 बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल है कि इंसान को मेजर होना चाहिए। तो क्योंकि बच्चा है, माइनर है, बिलो 18 है, इसलिए ही हैज नो कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड माइनस कॉन्ट्रैक्ट इज दस void ab initio, that is void from the very beginning. ओके, अब आपने केस लॉ लिख दिया, अब लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दे। कंक्लूजन 2 लाइन का कंक्लूजन लिखे, 1 लाइन 2 लाइन का सिंपल कंक्लूजन कंक्लूड कर दे कि आपको क्या समझ में आया। फाइन, ये आपका ये आंसर भी ओवर हो गया है। अब मैं आपको सिंपल, बहुत सिंपल शब्दों में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बताती हूँ क्या होता है। 4 तरीके का होता है, बहुत सिंपल है, वर्ड्स से ही समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, यूनिलैटरल और बायलैटरल, 4 तरह के होते हैं। तो एग्जीक्यूटेड क्या हुआ, ईडी लग गया मतलब पास्ट टेंस है, राइट। एग्जीक्यूटेड मतलब ऑलरेडी वो परफॉर्म हो चुका है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि अभी परफॉर्म होना बाकी है, येट टू बी परफॉर्म। यूनिलैटरल क्या हुआ, यूनि मतलब सिंगल, मतलब एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। एंड बायलैटरल क्या हुआ, दो, बाय मतलब टू, तो दोनों पार्टी, बोथ पार्टीज हैव ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका आज का लेक्चर हो गया है, मुबारक हो आपको। अब आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और साथ ही अगर आपको इस लेक्चर के समरी चाहिए, इस लेक्चर की समरी चाहिए, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर चेक करना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।